स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को पूरा अंत तक देख के जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी का पेपर आउट होने वाला है। 7 फरवरी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आज पेपर आउट हो चुका है। आज की इस वीडियो में आप सभी का सब्जेक्टिव 50 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया जाएगा, जिसमें दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। भरोसा नहीं है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएं 50 में से 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में से देखने को मिल गया, यानी कि 50 में से 50 नंबर। तो चलिए पेपर आउट करते हैं और 7 फरवरी के दिन सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर में तहलका मचाते हैं। इसके बाद दोस्तों एमसीक्यू का वीडियो अपलोड किया जाएगा कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए 7 फरवरी को लेकर के। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखने के लिए चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सब्जेक्टिव में 50 में से 50 हम लोग आज की इस वीडियो से लूट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आ चुका है 7 फरवरी सामाजिक विज्ञान का 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में छप चुका है। एक एक क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझना है, इसके उत्तर पर ध्यान देना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक एक क्वेश्चन कल एग्जाम में यही देखने को आपको मिलेगा। पहला नंबर, यंग इटली को ठीक है स्थापना किसने की? यंग इटली का दोस्तों स्थापना किसके द्वारा किया गया है, यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो उत्तर हो जाएगा यंग इटली की स्थापना जोसेफी मैसी ने गुप्त संगठन के रूप में की, जिसको हम लोग मैसिनी के नाम से भी जान सकते हैं। इस प्रकार से लिखना है, आगे बढ़ना है। 2 नंबर कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पर संक्षेप में वर्णन करें। कैसे लिखना है जर्मनी का एकीकरण? लिखा है कि जर्मनी का एकीकरण जिन जिन सोपानों में हुआ था उनका विवरण इस प्रकार है। 18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्य प्रशिया ठीक है बावेरिया से कासानी आदि में बांटा हुआ था, इसलिए इसका आर्थिक विकास बहुत कम था। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोग ने एकीकरण का मांग कर लिया। आरंभ कर 1815 में जनवरी के ठीक है राज्यों की ऑस्ट्रिया से साथ मिलकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना की, जो कि कोशिश किया। सबसे पहले आप लोग को बता दें जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि दोस्तों प्रशिया हो गया, बावरिया हो गया, सेक्सनी हो गया है। इसमें क्या किया जाता, आदि में इसको बांट दिया गया है। कब? 18वीं शताब्दी में, जिसमें दोस्तों लिखा गया कि 1848 में इनमें से बहुत सारे राजाओं ने विरोध किया, विद्रोह किया, युद्ध किया। लोगों ने वहां के शासकों का संवैधानिक सुधार करने तथा जर्मनी का एकीकरण करने के लिए विवश किया। इस उद्देश्य से ठीक है फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय बुलाई गई, जिसे संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया, परंतु इसको ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली, इसलिए इसके साथ दमचक्र आरंभ हो चुका था। बड़ी संख्या में क्रांतिकारी को देश छोड़ करके भागना पड़ा, और इसी को हम लोग कहते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण के बारे में बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है, एक भी वर्ड इससे बाहर नहीं लिखना है। आपको 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम के बारे में फान चुचिन का युद्ध दिवस क्या था? ठीक है, फान वोई चाओ और उनके विचारों के विभिन्नताएं को लिखिए। तो देखिए यहां लिखना है कि फान चुचिन क्या होता है और फान वोई चाओ क्या होता है। तो दोनों में वियतनाम के महान राष्ट्रीय नेता थे, यानी कि इन दोनों का नाम जिक्र किया गया, जो कि क्या है, तो वियतनाम के महान राष्ट्रीय नेता थे। परंतु दोनों के वियतनाम राष्ट्रवाद के बारे में विभिन्न विचार था, सोच दोनों का अलग अलग था। ठीक है, फान चुचिन 1871 से 1981 राजशाही राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, वे इस बात के समर्थक में नहीं थे कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए किसी भी प्रकार से राजतंत्र का शाही दरबार की सहायता ली जाए। वह चाहता था कि वियतनाम में प्रजातियां निम्नलिखित पर आधारित एक गणतंत्र स्थापित होना चाहिए। इसके लिए विपरीत
फान बॉय जो कि राजकुमार कुआंग थे, वे नृत्य किए थे। मतलब दोस्तों वियतनाम के बारे में जो क्वेश्चंस पूछा है इसमें बोले कि दो राजा था, एक फान चुचिन और एक आपका फान बॉय, ठीक है, जिसका दोनों का जो है सोचने की क्षमताएं थी वो अलग अलग थी, दोनों देश के लिए अलग अलग काम किया था। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। बाकी लिख दीजिएगा कि जो है फान चुचिन कट्टर विरोधी था राजतंत्र और राजशाही का, ठीक है। चलिए अगर आप लोग और लिखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, क्रांतिकारी संस्था की नींव रखी। इस प्रकार राजतंत्र के पक्ष में जब फान चुचू, ठीक है, चीन गणतंत्र के पक्ष में तो दोनों ही अपने देश का स्वतंत्र देखना चाहते थे। और हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम ने राष्ट्रवाद के उत्थान में काफी सहयोग किया। इस प्रकार से लिख देना है। आगे बढ़ना है 4 नंबर। 4 नंबर कहता है बहिष्कार के विचार का क्या तात्पर्य है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? असहयोग आंदोलन दोस्तों शुरुआत जब किया गया था उसमें क्या विचार था, उसको हटाने का विचार कैसे आया, बहिष्कार क्यों किया गया, कैसे लिखना, चलिए जाते हैं। लिखना कि बहिष्कार के विचार का तात्पर्य है कि साइमन कमीशन को वापस किए जाए, चूंकि उनमें से सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीय का विश्वास या कोई भी कमीशन भारत के विषय में तब तक सही ढंग से विचार नहीं कर सकता जब तक उनमें से कोई भी भारतीय ना हो। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन पूरे जोरों पर चल रहा था, जिनमें से दोस्तों क्या था, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी 1922 को उससे वापस ले लिया। भारत के लोग रोवल एक्ट के विरोध में क्यों थे? यहां पर दोस्तों बोला जाता है कि रोवल एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक बंदियों का बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल को कुचलने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है कि इसे बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया गया है। इसके लिए भारतीय लोग महात्मा गांधी नेतृत्व में ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। यह आंदोलन 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू हुआ था। अब इसको हम लोग समझेंगे, पढ़ लिया, अब आप लोग समझिए। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था क्यों? असहयोग आंदोलन में दोस्तों जितना भी अंग्रेजों का चीज था उसको सबका बहिष्कार किया गया। वकील पढ़ाना केस लड़ना छोड़ दिया, स्टूडेंट पढ़ना छोड़ दिया, टीचर जो है पढ़ाने से इस्तीफा दे दिया, अंग्रेजों की कपड़ा को होली जलाई गई, अंग्रेजों का जो भी सामान था उसका बहिष्कार किया गया। इसका जब 1922 में असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तभी दोस्तों आपका रोवल एक्ट भी चालू हो चुका था, जो कि दोस्तों इसके बिल्कुल खिलाफ था। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए 5 नंबर। 5 नंबर का था बहुत सारे मजदूर स्पेनी जेनी मशीन का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो लिखना है दोस्तों स्पेनी जेनी मशीन जेम्स हार्गिज ने 1764 में किया था। इस मशीन ने कताई प्रक्रिया तेज कर दी और श्रमिक की मांग घट गई। इस मशीन द्वारा अकेले कारीगर अपने बुनिया, ठीक है, बना सकते थे और एक ही समय कई धागे बना सकते थे। इसका स्पष्ट अर्थ था कि बुनकरों की मांग घटने से वे अधिकार लोग बेरोजगार होने लगे। बेरोजगार के डर के कारण भारतीय महिला कामगारों ने हाथ की कटाई वाले मशीन पर, स्पेनी जेनी मशीन पर हमला किया। लिखना कैसे है, ये क्वेश्चंस का आंसर था, लेकिन लिखना आपको ऐसे नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं वो लिखना है। स्पेनिक जेनी मशीन दोस्तों एक क्या था, सूती कपड़ा काटने का मशीन था, जिसमें से दोस्तों एक चक्कर जैसे घूमता है कई सारी कपड़ाएं जो कर जाती है। वहां पर क्या था, स्पेनिक जेनी मशीन के अलावा जो महिलाएं काम करती थी, ठीक है, वहां पर दोस्तों बहुत सारी महिलाएं काम करती थी और अपना रोजगार चलाती थी। लेकिन 1764 में जेम्स हार्गिस के द्वारा स्पेनी जेनी मशीन का जो आविष्कार किया गया, इसके कारण से दोस्तों जैसे ही वहां पर आए तो जो भी भारत की जो भी महिला है जो भी काम करती थी, क्या करती थी, काम करती थी, उनका भय होने लगा कि अब जैसी मशीन आएगा अब उनका काम छीन लिया जाएगा। इसलिए वहां की महिला ने उसके पर विरोध कर दिया। ऐसे लिखना है, बढ़ना है 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करें और संक्षिप्त में लिखें कि आखिर के जो भी महामंदी हुआ इस पे आपका क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिक्स पे क्या प्रभाव पड़ा। तो व्यापार पर प्रभाव, महामंदी ने भारतीय को तुरंत प्रभाव किया। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात यानी कि आदान प्रदान लगभग आधे रह गए। अंतर्राष्ट्रीय कीमत गिरने से भारत की कीमत में गिर गई। इस अवधि में गेहूं की कीमत जो 50% की कमी हो गई थी।
यानी कि देखिए आप लोग इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो आर्थिक महामंदी हुआ इसमें सबसे ज्यादा जो है लॉस किसको हुआ, किसान को हुआ था, ठीक है, कृषि को हुआ था। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। किस लिए हुआ था, क्योंकि वहां पर जो गेहूं उत्पादक था, ठीक है, मान चलिए कि 100 रुपये पसेरी था, उसका दाम दोस्तों घट करके 50% हो गया। तो जितने सारे किसान थे जो गेहूं उत्पादक करते थे, ये सारे के सारे कर्ज में डूब गए। कर्ज में डूबने के कारण दोस्तों वहां जब भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी, इसमें दोस्तों आपका क्या हुआ, भारी गिरावट हुआ। इसका बाद यहां पर लिखना दूसरा नंबर पॉइंट, किसान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो किसान पर दोस्तों यही प्रभाव पड़ा कि गिरती कीमत का निर्धारित किसान पर बुरा प्रभाव पड़ा। कृषि उत्पादक की कीमत गिरने के बावजूद उपनिवेशी सरकार ने किसानों के कारों में कोई भी राहत देने से मना कर दिया। यानी जो उसको टैक्स दिया था, ठीक है, कर, यानी कि आपका 50%, अगर मान चलिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आपको 30% जो टैक्स है वो आपको देना ही होगा। तो वहां के किसान ही 50 रुपया कमाया, उसको जो वहां ही से आपका 30% वहां का टैक्स चल गया, कोई भी राहत नहीं मिला। इसके लिए दोस्तों वहां के जो भी किसान से बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, वो ऋण में चल गए, वो अपनी जमीन बेचनी पड़ी, लोगों को सोना चांदी जैसी संपत्ति बेचनी पड़ गई। इस प्रकार से लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा पूरा पक्का। बस इतना ही, ठीक है। 7 नंबर, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। जो मुद्रण संस्कृति है भारत के राष्ट्रवाद के विकास में कैसे मदद किया। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायता। मुद्रण संस्कृति सांस्कृतिक में भारत में लोगों को एक नई प्रकार की राजनीतिक चेतना को जगाकर भारत राष्ट्रवाद की गति की तीव्रता प्रदान की और भारत को स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। भारत में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, राष्ट्रीय भावनाओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाकर बड़ा सहयोग किया। यानी कि जो मुद्रण संस्कृति है भारत का, ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा सहायता किया मुद्रण संस्कृति। इसलिए सहायता किया कि जो भारतीय जो प्रेस है, ठीक है, इसमें दोस्तों राष्ट्रीय भावनाओं को देश के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक बढ़ाने में मदद किया। अमृत बाजार, पत्रिका केसरी, न्यू इंडिया, हिंदू, लीडर आदि पत्र, ठीक है, पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को शक्तिशाली बनाने में सराहनीय कार्य किया, जिसके माध्यम से जो भी मीडिया वाले हैं वो आपका जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। पत्रचार वाला, न्यूज़पेपर वाला, ऐसे करके आप लोग आंसर को लिखना है। आगे क्वेश्चंस 8 नंबर, फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, आंसर उसको क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपको क्या करना है, जो समझा रहे हैं उसको समझना है। तकनीकी और समाज में आए उन बदलाव के बारे में बताइए जिनसे चलते 18वीं शताब्दी के यूरोप में उपन्यास पढ़ने वाले की संख्या में वृद्धि हो गई। यानी कि 18वीं शताब्दी के यूरोप में जो भी उपन्यास पढ़ा जाता था, ठीक है, ये संख्या अचानक से वृद्धि कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। तो 18वीं शताब्दी में मुद्रण के आविष्कार ने उपन्यास को लोकप्रिय बना दिया, क्योंकि जब उपन्यास को थोक उत्पादन का सुगम था, थोक मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में। प्राचीन काल में पांडुलिपियां, ठीक है, हस्तलिखित होती थी अतः उनकी उपलब्धता सीमित थी। यानी कि पहले हस्तलिखित था। हस्तलिखित मतलब कि किसी को चीज चाहिए, किसी को सामान चाहिए तो लिख करके पत्र को फिर भेजता था, जिससे 4 से 5 दिन समय मर जाता था। जैसे ही मीडिया वाला, जैसे पत्रकारिता आया तो वहां पर दोस्तों वो जो समय है वो बहुत कम हो चुका था, जिसके माध्यम से वो थोक उत्पादन में सुगम प्राप्त हो गया और जल्दी जल्दी से उनके पास ऑर्डर आने लगा। उपन्यास में कई समाज पहलू चिन्हित हो गए, जैसे प्रेम, विवाह, नर नारी और उपयुक्त आचरण। फलतः आम आदमी इनकी ओर आकर्षित हो चुका था, ठीक है, सभी लोग, सभी के सभी लोग। उपन्यास मध्यवर्गीय लोग जैसे कि दुकानदार, क्लर्क, साथ साथ अभिजात तथा भद्र समाज दोनों के लोग आकर्षण बिंदु बने रहे। आने के तकनीकी समाज और बदलाव में 18वीं शताब्दी में बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल गया था। नेक्स्ट 9 नंबर, दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जो आपका वीडियो आएगा साइंस, सोशल साइंस का एमसीक्यू का, आप लोग को उसको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। समता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। समता के आधार पर संसाधन का क्या करना है, वर्गीकरण करना। कैसे आप लोग को वर्गीकरण करना, चलिए जानते हैं। तो नवीकरणीय योग्य पहला और अवनीकरणीय योग्य दूसरा। नवीकरणीय योग संसाधन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानिए। नवीकरणीय योग संसाधन प्राकृतिक संसाधन होता है जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है अथवा जिन्हें भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रक्रियाएं द्वारा नवीकृत अथवा पुनः उत्पन्न किया जाता है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा कुछ नवीकरणीय योग है।
जैसे कि बरसात होता है, पानी सूखता है, फिर वर्षा होके वही टपकता है, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। जो बोले खाली आपको यही लिखना है, अनवीकरणीय में लिखना है ना। देखिए इसको आपको मत पढ़िए, ठीक है, हम जो बता रहे हैं उसको लिखना है, क्योंकि इसको आप लोग पढ़िएगा दिमाग चक्र के आ जाएगा, सर क्या लिख दिया है इग्रम विग्रम। देखिए अनवीकरणीय योग क्या होता है कि ऐसा साधन जिसको एक बार यूज करने पर दोबारा उसको हम लोग पुनः यूज नहीं कर सकते, इसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये तो 2-3 लाइन का यही हो गया। उदाहरण देते हुए लिखना है कि एक कोयला है, कोयला, ठीक है। एक बार इसको हम लोग जला दिए, जलाने के बाद यह क्या बन गया, राख बन गया। अब राख बन गया तो इसको हम लोग दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं, और इसी को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बस इतना लिख देना है। अनवीकरणीय में एक ऐसा उदाहरण दे दीजिएगा जो पुनः योग आप लोग कर सकते हैं, पुनः चक्रित आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का था रबर उत्पादक के 2 राज्य के नाम लिखे हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक केरल हो जाएगा और एक आप सभी का क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। बस आपका यही लिखना है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। लिखना है केरल और कर्नाटक। क्या है, ये रबर उत्पादक 2 राज्य है। और हो सकता है ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मैप में देखने को मिले, क्योंकि इसका 100% चांस है मैप में आने का। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कर्नाटक कहाँ है और केरल कहाँ है, ठीक है। आधारभूत उद्योग क्या है, आधारभूत उद्योग क्या है, चलिए। तो जो उद्योग दूसरे उद्योगों के आधार पर होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लौह उद्योग एवं गंध, ठीक है, गंधक अम्ल जैसे कि रासायनिक उद्योग, इनमें से मूल उद्योग को भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो ऐसा चीज जो दूसरे पर निर्भर रहे उसको हम लोग कहते हैं आधारभूत उद्योग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की चर्चा करें। तो दोस्तों आज के युग में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विस्तार तेजी से हो रहा है। इंटरनेट की सुविधा के कारण आप वीडियो देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले दोस्तों मैट्रिक के एग्जाम में टॉपर जो बनता था 60% वाला, 70% वाला, आपके टॉपर देखिए तो 99 100% भी आ जा रहा है, 98%, इससे तो नीचे जा ही नहीं रहा, ठीक है। कैसे वह इंटरनेट के माध्यम से वो ऑनलाइन जब से क्लास मिला है आप लोग फायदा भरपूर उठा रहे हैं, ठीक है। जानकारी मिनटों में प्राप्त हो चुकी, मतलब कि ऐसा जैसे कि घटना घट चुका है तो न्यूज़पेपर में आने में कितना लगेगा, 1 दिन का समय लगता है। और यही मीडिया वाला तुरंत इंटरनेट के माध्यम से अभी घटना हुआ अभी मीडिया लेके पहुंच जाएगा माइक तुरंत है, ठीक है। भारत में यह उद्योग काफ़ी फल फूल रहा है, बहुत फल फूल रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक, जब से उद्योग इलेक्ट्रॉनिक वाला है। तो यहाँ पर अब आपको इसको नहीं लिखना, आप जो हम आपको बता दिए हैं वही आपको लिख देना बस। जिससे आप लोग इंटरनेट के बारे में लिख दीजिए, इंटरनेट आज की दुनिया में कैसे प्रगति के क्षेत्रों की ओर बढ़ा रहा है, आपको कैसे सहयोग कर रहा है, बस इतना लिख दीजिएगा। फुल नंबर 13 नंबर, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण कैसे संसाधन का अधिक उपभोग हुआ है। प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण कैसे संसाधन का अधिक उपभोग हुआ है, ठीक है। तो देखिए प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधन का अधिक उपयोग निम्नलिखित में से देखा जा सकता है, पहला नंबर। और हर एक क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण बड़ी एवं जटिल मशीन का प्रयोग शुरू हुआ। बड़ी मशीन जैसे कि अभी टाटा स्टील में जितना भी मशीन देखती है क्या औद्योगिक है, आर्थिक विकास के लिए है, प्रौद्योगिक है। हस्तचलित लेवर या पुली आदि बेकार हो गए, यानी कि हस्त वाला जो चीज जितना भी था वो सारा बेकार हो गया। अभी तो एआई का जमाना आ चुका है, ठीक है। मैंने जितने जैसे दुनिया डेवलप हो रहा है जैसे जैसे वैसे वैसे एडवांस फीचर आते जा रहा है। कुटीर लौह उद्योग, ठीक है, स्थान बड़ी कार्यशील मिनटों में, ठीक है, मिलों में फैक्ट्री में ले गई। जो परिवार पहले संपूर्ण घरेलू उद्योग को धन एवं प्रबंध प्रदान करता था वो बड़े उद्योग के कारण कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास जो भी आवश्यकता है उसको आप लोग पूरा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए संसाधन का उपयोग करना होगा। क्योंकि यदि आपके पास संसाधन है, जैसे यदि आपके पास मोबाइल नहीं होता, ठीक है, ये भी आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा रहेगा आपके एग्जाम में विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। तो आप लोग लिखिएगा कि जो मोबाइल है इसके कारण से हम लोग जो काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियो आता है उसको हम लोग देखते हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर आता है। मोबाइल का फायदा एक और चीज़ के लिए होता है, कोई भी जानकारी हम लोग मिनटों में पता कर सकते हैं। ऐसे आपको लिखना, ये क्या है, टेक्नोलॉजिया, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए, यद्यपि मशीन युग में प्रारंभ भारत में बेरोजगारी बढ़ती, किंतु मशीन उत्पादन बढ़ने के लिए नए उद्योगों की स्थापना की, आधिकारिक जो लोग हैं रोजगार मुहैया हो गया।
गवर्नमेंट जॉब कितना है, 1% है भारत में, ठीक है। बाकी जितना भी जो भी है, जितना रोजगार करता है किससे, प्राइवेट जॉब पे। तो प्राइवेट जॉब कैसे मिलता है, इन्हीं लोगों के कारण से, ठीक है, उद्योगपतियों के कारण से। बस इतना लिखना है, तीसरा ऑप्शन आपको नहीं लिखना है। चलिए, दो गो, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें कि चावल कैसे उपजाया जाता है, कौन सा डिग्री सेल्सियस में, कैसा तापमान, कैसा मिट्टी। तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र में चावल उपजाने का कार्य भारत में होता है। इसे खरीफ फसल के रूप में जाना जा सकता है। चावल की खेती के लिए गर्म, ठीक है, आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, जिसके तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश का उपजाऊ हो, कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा से चावल की खेती की जाती है, डेल्टाई भाग की तथा जलोढ़ मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। भारत में चावल की खेती पूर्व तथा पश्चिम तट में उत्तर पूर्वी विशाल मैदान में की जाती है। पढ़ लिए, समझ में आया नहीं? अब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले लिखना पहला नंबर, चावल का खेती, ठीक है, चावल की खेती 25 डिग्री तापमान पर होता है, ऐसे। दूसरा नंबर, बस इतना लिखना, बस इतना ही आपको लिखना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है, बस। तीसरा नंबर, चावल की खेती दोमटी और चिकनी मिट्टी में की जाती है, तीसरा नंबर। चौथा पॉइंट लिखना चाहते हैं, चौथा में लिखिएगा कि चावल की खेती समतल भूमि पर की जाती है, बस इतना लिखना है। ऐसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो बता दिए केवल आपको उसी को लिखना है, बस। 15 नंबर, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है, ठीक है। कैसे सामाजिक विभाजन, तो सामाजिक विभाजन दोस्तों राजनीति को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन की बात करता है। विभिन्न समुदायों को अलग अलग वायदे करते हैं और विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं। विभिन्न समुदायों के उचित मांग की जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियां बनाती है। देखिए, सामाजिक विभाजन होता क्या है, समाज में जो भी विभाजन हो रहा है इसी को तो कहते हैं सामाजिक विभाजन। जिसके आज जितना भी राजनीतिक दल है, इसमें दोस्तों सट्टा का जो बंटवारा होता है ये बहुत बेकार तरीका से होता है, बस इतना लिखना काफी है, 2 में से 2 नंबर, ठीक है। चलिए, 16 नंबर, भारतीय संदर्भ के एक उदाहरण देते हुए सत्ता की हिस्सेदारी और युक्तिपरक कारण और नैतिक कारण बताएं। चलिए, हम लोग जानते हैं अनुच्छेद में सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित कारण है। पहला, भ्रष्टाचार को कम करना, सत्ता के लोगों के हाथों में सौंपने से प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि होती है। लेकिन आज के युग में जो भी सत्ता पर बैठे हुए क्या है, तो कुछ लोगों को छोड़कर, मात्र दोस्तों कुछ % को छोड़कर के सब का सब भ्रष्टाचार नेता है, ठीक है। प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि, निर्माण करने वाले कार्यों में कमी करके पंचायतों के माध्यम से संबंधित लोगों ने हाथों में योजना का काम सौंपने से व्यवस्था का कुशलता में सुधार लाया जा सकता है। इस प्रकार से आपको लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों एवं दृष्टिकोण की संगठित अभिव्यक्ति होती है, कैसे। दबाव समूह के बारे में आपको विवेचना करना है। चलिए जानते हैं दबाव समूह होता क्या है। तो यह किसी एक वर्ग के लिए रक्षा करता है, किसी भी एक वर्ग के लिए, चाहे किसी भी वर्ग हो। ये समूह किसी भी एक वर्ग के अथवा एक मुद्दे पर काम करता है, जबकि लोकतंत्र में केवल एक हितों के लिए रक्षा नहीं करता बल्कि सभी के लिए कल्याण को दिखता है। दबाव समूह, इसमें दोस्तों दबाव समूह जो है सत्ता से कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार का सीट से मतलब नहीं है, विधायिका नेता से मतलब नहीं है। ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय में जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। जवाबदेही इसलिए नहीं होती कि जनता का हित कौन करता है, जो सत्ता में बैठता है वो दबाव समूह नहीं करता, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस। 18वां नंबर। 18 नंबर कहता है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण हो सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का क्या गुण हो सकता है। तो दोस्तों राजनीतिक दल का निम्नलिखित गुण हो सकता है। पहला नंबर, यह लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो सरकार तथा चलाने के लिए समान मुद्दों पर सहमति दिखाते हुए मिलकर साथ चलता है। राजनीतिक दल क्या करता है, मिलकर साथ चलता है, क्योंकि मिलकर नहीं रहेगा तो अगला बार से इलेक्शन ही जीत के नहीं पाएगा, ठीक है। समाज के सामूहिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए उसके पास नीति एवं कार्यक्रम होती है, तभी तो आप लोग को सभी को 500-500 रुपया, ठीक है, 1000-1000 दे करके वोट लेता है। वे इन नीतियों एवं कार्यक्रम का चुनाव तथा जनता के प्राप्त लोकप्रिय समर्थन के माध्यम से लागू करता है।
लेकिन जनता को बहकाया जाता है, काम करने के लिए लालचाया जाता है, लेकिन होता नहीं है। वे समाज के मौलिक राजनीतिक विभाजन के परिलक्षित है, जो कि बिल्कुल गलत है ये नहीं आज के ज़माना में। उनकी पहचान इससे होती है कि वे समाज के किसी भी एक हिस्से के खड़े होते हैं, लेकिन नीति का समर्थन करते हैं तथा किन्हीं के हितों के देखभाल करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग राजनीतिक दल के बारे में लिखेगा तो आपको इसको क्या करना है, ठीक है, मुद्दे की बात करना है, ना कि जो हम बोले उसके। तो लिख दीजिएगा कि जनता के हित के लिए कार्य करता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा यह सम्मानित किया जाता है, जनता के हित में काम करने के साथ साथ जनता के पक्ष को रखता है। बस 5 पॉइंट में यही 5 चीज़ों को आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों को चर्चा कीजिए। भारत में जो लोकतांत्रिक अधिकार है इसको बारे में आपको बताना है। लोकतांत्रिक अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपने सरकार से दबाव। दुनिया के लोकतांत्रिक में लोकतंत्र अधिकारों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के संविधान से जनता को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं। लोकतंत्र की सफलता है तो आवश्यक है भारतीय संविधान में, ठीक है। कैसे है चलिए हम लोग जानते हैं। लोकतंत्र दोस्तों, लोकतंत्र में क्या क्या समानताएं देखने को मिलती है। तो पहले समता या फिर समानता का अधिकार। तो भारत में जितने भी जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग आदि भेदभाव किए बिना सबको समानता का अधिकार देता है भारत। जैसे कि विषमता वाले सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत। इसमें क्या होता है, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है, ऐसे लिखना है। स्वतंत्रता का अधिकार कैसे है? तो भारत में निम्नलिखित को भाषण देते हुए समुदाय बनाने के लिए आंगन की निवास आदि को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। शिक्षा एवं प्रगति कैसे है? यदि आप लोग शिक्षित है तभी तो आप लोग लोकतंत्र का फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए झारखंड बोल रहे हैं भारत के सभी नागरिक को शिक्षित होना चाहिए ताकि वो संविधान को समझ सके, लोकतंत्र के बारे में होने वाली सभी सरकारी योजनाएं, सभी जो है आप सभी का जो भी सार्वजनिक चीज़ है उसके बारे में वो जान सके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कैसे है? तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ अथा मतलब हर नागरिक का विकास किसी भी धर्म पथ का अनुसरण नहीं करने का अधिकार है, मतलब कि छुआछूत इसमें नहीं माना जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है। यह बेगार लेने के लिए 14 वर्ष की कम आयु को उसके काम जो भी कारखाने हैं, स्त्रियां, बच्चों को क्रय विक्रय पर पाबंदित अतः किसी भी भारतीय नागरिक को शोषण करने के विरुद्ध रखा जाता है। मतलब शोषण का विरुद्ध क्या है कि अगर किसी का भी उम्र 14 साल से है तो ये आप लोग जो काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बच्चा जो इस संख्या में जिसका उम्र है, ठीक है, कितना है, तो 10-10 साल 12-12 साल है, वो भी आपका काम करते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि इतना ही आप सभी का जो है भूखमरी चल चुका है। क्योंकि भारत में क्या है, बहुत हजारों लोग रोज भूखे सोते हैं, ठीक है। तो ये आपको 5 पॉइंट में 5 चीजें इसके बारे में आपको लिखना जो आपको हम समझा चुके हैं। 20 नंबर, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायित्व जिम्मेवार वैध सरकार का गठन करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, उत्तरदायित्व सरकार, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोग द्वारा बनाई जाती है तथा लोगों के लिए लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधि के लिए प्रति जिम्मेवार होते हैं। लोगों का अधिकार होता है कि वो प्रतिनिधि को कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो अपने प्रतिनिधि को बदल सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र में क्या है कि जनता का अधिकार होता है, जनता के द्वारा चुने गए शासन होता है। जनता चाहे तो किसी को उठा सकता है, किसी को बैठा सकता है, किसी को सत्ता से हटा भी सकता है, ठीक है। 2 नंबर, जिम्मेवार सरकार। लोकतंत्र सभी प्रक्रियाओं को मानकर निर्णय लेता है, ठीक है। एक पक्ष में ये काम नहीं करता, सभी पक्ष को लेकर के चलता है। दबाव समूह के बिल्कुल अलग है। यह जानने का अधिकार है कि क्या निर्णय पूरे कायदे कानून के साथ अनुसार होना चाहिए या इसे पारदर्शित करते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती है। ये सिर्फ जो है लोकतंत्र में होती है, तानाशाही सरकार में नहीं होती है। ये एक हित जो लिया जाता है वो सभी के लिए बराबर होता है, अमीर गरीब सभी के लिए। सरकारी जितना भी योजना होती है सभी के लिए बराबर होता है। सार्वजनिक जितना भी क्षेत्र होता है उसमें गरीब आ सकता है, अमीर आ सकता है, ऐसे करके आपको लिखना है। हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ जो लिखा गया यही आपको लिख के आना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बोले हैं वही आपको लिखना है, जो समझाएं वही लिखना है। वैध सरकार के बारे में कैसे लिखिएगा? तो सरकार एक मामले में निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। वैध शासन व्यवस्था या सुस्त हो सकता है, मतलब ढीला पड़ सकता है, कम कार्यशील हो सकता है, इसे भ्रष्टाचार हो सकता है। वैध करने का मतलब क्या? मूर्ख वाला काम, बेकार वाला चीज़। तो बेकार वाला आप लोग तो जानते हैं कितना भी लोकतंत्र है भारत,
लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार कदम कदम पर आपको देखने को मिलेगा। एक सरकारी काम करने में आपको जो है कई लोगों को भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, कई जगह आपको घूस देखने को मिलेगा। ठीक है, वही चीज़ आपको लिखना है। अब 21 नंबर बढ़ते हैं। 21 नंबर कहता है कि हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारा जो विकासात्मक लक्ष्य है ये क्या होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति उत्पन्न करना जो लोगों में अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक तथा सृजनात्मक जीवन जीने की क्षमता प्रदान करे, इसी को हम लोग जो है विकासात्मक लक्ष्य कहते हैं। 3 उदाहरण से उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों को वर्णन कीजिए। देखिए अभी कितना मिनट हो चुका है, अभी तो आधा घंटा वीडियो आपका चल चुका है। अब हम आपको क्या करते हैं कि हम लोग देखिए 21 तक क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। अब हम आपको जो क्वेश्चंस दिखा रहे हैं इसको आपको देखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको चर्चा कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों बोला कि 3 उदाहरण से उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन करना है। तो एक आप लोग देखिए कि किस प्रकार से उपभोक्ता की जरूरत पड़ती है। तो दुकानदार में आप लोग क्या करती है, आपको तेल चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए। तो इस प्रकार से कंपनी से आपको क्या चाहिए, पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। इसका दोस्तों सिगरेट कंपनियां, सिगरेट जैसे कि कैंसर होता है, तो जितने भी चीज़ें आप सभी का जितना भी उपभोक्ता मतलब कि आपको जो भी वर्तमान में ज़रूरत है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और उसके अलावा कुछ नहीं। यदि आप लोग दोस्तों क्वेश्चंस को बना करके लिखना समझ जाएंगे तो आपका हर सब्जेक्ट में आप लोग आंसर को लिख सकते हैं बस। नेक्स्ट कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी ऋण के औपचारिक स्रोत है इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब कि जैसे कि देखिए इसलिए ज़रूरत है, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सारा आंसर याद है, सारा का सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम यदि दोस्तों अभी एसएसटी का पेपर देंगे तो हमें 80 में 80 लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, 80 में 80। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऋण क्यों ज़रूरत है। देखिए मान चलिए कोई भारत का लोग है, भारत का एक नागरिक है, ए व्यक्ति जो है जिसका नाम है राम। ठीक है, राम नहीं दूसरा नाम लेते हैं। ठीक है, राजू चाहे बाबूराव जो क्या है वो गरीब है। ये चाहता कि हम कपड़ा का क्या करें, बिजनेस करें। कपड़ा का क्या करें, हम बिजनेस करें। अब इसको दोस्तों कपड़ा का बिजनेस करना है और कपड़ा का जो बिजनेस करने में जो कॉस्टिंग आ रहा है वो 1 लाख रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 लाख। इसके पास पड़ा हुआ है 20,000 सेविंग पड़ा है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी क्या करेगा, एसबीआई से, आरबीआई से जितने भी जो ऋण दाता है यानी कि ऋण वाला बैंक है उसे क्या करेगा, ऋण लेगा। तो दोस्तों क्या करेगा, इसको 1 लाख ऋण मिल जाएगा और ये अपना पूंजी को क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है और अपने काम को चालू कर सकता है। मान के चलिए इसका कपड़ा का जो बिजनेस है वो चल चुका है। अब चल चुका तो कितने लोगों को रोजगार देगा। अब देखिए एक फैसला से कितना लोग ऊपर उठा, तो इसी से हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, ऋण औपचारिक जरूरतों की बढ़ाने की जरूरत है इसलिए। ठीक है, चलिए समझ में आ चुका हो। अब सुनामी क्या है, सुनामी के बारे में लिखना है। एक लहर है जिसका सिलसिला समुद्र के आवागमन खलखलावी के कारण पैदा होती है। सुनामी जब भी आता है तो दोस्तों यहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल में इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों यहाँ से नीचे में आप लोग देखिए तो वी आकार का जो भारत है नीचे में यहाँ पर खाली खाली आपको पानी देखने को मिलेगा जिसके कारण से लहरें उपड़ती रहती है। ठीक है, चलिए भूकंप क्या है। भूकंप तो आप लोग जानते ही होंगे कि समुद्री तरंगे द्वारा विवर्तन प्लेटों पर दबाव पड़ती है जिसके कारण से थोड़ा सा हिलचल होता है। इतना ही हिलचल में जो जितने सारे रेडियो संचार है सब आपका जो है टूटने बिखरने लगते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। भूस्खलन संबंधित क्षेत्र में भवन निर्माण स्थल का चयन करते हुए निम्नलिखित बातों पर करें। तो सबसे पहले तो भूविज्ञानिक जगह की जांच करें। ठीक है, ढाल के मजबूत करने, गहरी ढाल वाली प्राकृतिक जगह पर चुने पहले निर्माण करने का कारण, किसी नाले के मुहाने पर आसपास की जगह को मकान बनाने के लिए चुने। आप लोग घर बनाइएगा, ठीक है, तो कहाँ पर बनाइएगा, जहाँ पर आपका सारा चीज़ सुविधा मिल सके, पानी मिल सके। ठीक है, इसके पास आसपास में स्टेशन होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए जिससे आप लोग ज़रूरत को पूरा कर सकें। यही आपको चीज़ क्या करना, 4 पॉइंट में आपको वहाँ जाकर के लिख देना बस। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर के प्रमुख उद्देश्य को लिखना। क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको दोस्तों क्रेडिट कोर के बारे में आपको लिखना है। एक मानवीय संसाधन में होगा और एक सुरक्षा के दूसरे रेखान में। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बताऊंगा, अब आपको इसको देख लेना है इसका आंसर क्या होगा क्योंकि अब समय नहीं है इतना समझाने का। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समाहिक भारतीयों ने क्यों जो है भाग लिया, इसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चंस बता रहे हैं इसके बाहर नहीं जाएगा। आप लोग पेपर देख के आइएगा, 50 में 50 सब्जेक्टिव बोलिएगा सर इसी से आया।
19वीं सदी के मध्य में बंबई की आबादी में भारतीय वृद्धि क्यों हुई, 3 कारण की व्याख्या करें। ये हो गया। 17वीं शताब्दी में यूरोप के सोनगा गांव के किसान कामगारों ने काम करने वाले लगे, इसकी व्याख्या करें। ये आएगा। इसके बाद आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं से होने वाले लाभ को लिखें। क्या क्या लाभ हो सकता है, जैसे भंडारण का जल हो सकता है, बाढ़ रुक सकता है, मत्स्य पालन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कृषि जो है अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है, नहरों पर रोका लगा सकते हैं। ठीक है। श्रद्धा की साझेदारी मैं आपको अभी समझा चुका हूँ कि कैसे किया जाता है। इसके बाद लोकतंत्र के बारे में देखिए, एक ही वोट का अधिकार है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र किसी भी प्रकार से टकराव में नहीं है। अभी आपको मैं एक थोड़ा सा ट्रिक में बता दूं कि आंसर लिखने का ट्रिक क्या है। देखिए, मान चलिए आप लोग लोकतंत्र से संबंधित ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में छपा और छप चुका है, तो लोकतंत्र के बारे में जितना भी चीज़ें आपको याद है, जितना भी चीज़ें आपको याद है, वो आपको लिख देना है और पॉइंट वाइज करके लिखिएगा ना, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपको सोशल साइंस में मैं भी लिख करके आया था। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका हो गया दबाव समूह। दबाव समूह अभी आपको बता चुके हैं, राजनीतिक दल आपको बता चुके हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर आपको भार देना है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। उपभोक्ता के बारे में जितना भी चीज़ें हम आपको बताएं, वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको भर देना है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये अभी हम आपको नहीं समझा है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है ना, कि जैसे कि मान चलिए हमारे ये भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, और चीन से अमेरिका से कोई व्यापारी आया भारत में, ठीक है, और अपना ये उद्योग को स्थापित किया भारत में। दूसरे देश की कंपनियां किसी देश में निवास करती है और अपने जो भी इसका जो भी व्यापार है इसको ग्रोथ करती है, इसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इसमें क्या होता है, तो उसको भी फायदा होता है, जिस देश में गया उसका जीडीपी भी ग्रोथ होता है। ऐसा आप लोग को याद करना है। बस आगे बढ़िए। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के बारे में सवाल पर कैसे बांटे हैं, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं। बस जलियांवाला बाग के कारण आपको लिखना हत्याकांड क्या है। तो 13 अप्रैल 1919 को जो कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, तो हमला कर दिया, किस पर, हिंदुओं पर, पंजाबी भाई पर, जिसके कारण से काफ़ी जो है वहाँ पर लोग जो भी निरोध थे, ठीक है, जो भी निहत्थे मारे गए। काफ़ी लोग जो छुपने के लिए कुएं में छुपे, वहाँ भी उनको मार दिया गया। इसका बदला कौन लिया था, उद्धव सिंह लिया था। ये सब आपको लिख देना, बस कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अभी जो 5 से 6 वर्ड बोले ना, इसी में आपका एक पेज भर जाएगा। देखिए, मैं आपको याद करने से अच्छा मैं ट्रिक बता रहा हूँ। दबाव दल के कारण में बताना है, ये भी आपको बता चुके हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, 2 उदाहरण के साथ लिखना है। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है यही प्रकार है कि ये मौसम का पूर्वानुमान सहायता देती है। जैसे कि आपको पता चलता है कैसे कि अभी बारिश होने वाला है, तो आपको मोबाइल में मैसेज आता है, वही सैटेलाइट के कारण टेलीविजन पर चक्रवात की जानकारियाँ मिलती है कि अगला मौसम आने वाला 5 दिन का कैसा होगा, ये सारा चीज़ होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कितना बढ़ चुके हैं, 40 नंबर तक। 41 तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लिखें। देखिए, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, जो आपका सेवा प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है, ठीक है, सेवा, जिसे हम आपको पढ़ा रहे, क्या आ रहा है, सेवा प्रदान हो रहा है। आपको ऐसा चीज लिखना है जो जिससे आपको सेवा, जैसे कि डॉक्टर के बारे में लिख दीजिएगा, कैसे सेवा प्रदान करता है, टीचर कैसे प्रदान करता है, बस से जा रहे तो कैसे करता है। तो ये गतिविधियां आपको लिखना, तृतीय क्षेत्र के बारे में आप सभी को लिख देना है। इसमें आपको प्राथमिक क्षेत्र भी हिला सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र भी हिला सकते हैं। प्राथमिक जो कृषि सब हो गया, द्वितीय जो विनिर्माण के द्वारा उपजाया जाने वाला है, बस आपको लिख देना। क्या कारण है कि कुछ बैंक कर्जदारों के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, इसलिए नहीं होते, मान चलिए आप लोग जो है बैंक से कोई भी ऋण लिया है, उसके पास सर्टिफिकेट है ये नहीं, आधार कार्ड है ये नहीं, बैंक का पासबुक है ये नहीं है, और जाता है ऋण लेने, तो उसको ऋण मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस ऐसे लिख देना है और कुछ नहीं। अब चलिएगा 43 में, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश का जीवन रेखा अर्थव्यवस्था को कैसे करता है। परिवहन के बारे में, संचार के बारे में जितना भी चीज़ आपको पता है सारा लिख देना है। जल दुर्लभता कैसे है, जल की कमी कहाँ पर होती है, कैसे होती है, ये आपको चीज़ें लिख देनी है, क्योंकि जल का जो पीने वाला परसेंटेज का पानी हो, 2.5% ही पानी पीने वाला है, बाकी आपका सबका सब पानी खारा है, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह राजनीतिक दल, अभी आपको बता चुके हैं, याद कर लीजिएगा। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, विभिन्न देश से राज्य तथा क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए हम औसत का उपयोग करते हैं। औसत बोले तो
सभी चीज़ को योग करके उसमें भाग देते हैं। दबाव राजनीतिक दल, वही आंसर है, ठीक है, जो बता चुके हैं। सामाजिक अंतर कैसे समांजन विभाजन का रूप ले लेती है, वही वाला है जो हम आपको बता चुके हैं। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिकरण उत्पादन क्यों बढ़ा, इसलिए बढ़ा था जैसे कि युद्ध हो रहा है तो युद्ध में क्या होता है, गोली का कमी होता है, बंदूक का कमी होता है, कपड़ा का कमी होता है, ड्रेस का कमी होता है। तो वैसे ही क्या किया ना कि भारत में जितने सारे उद्योगपति थे ना उसके पास डायरेक्ट ऑर्डर आने लगा, ए तुम बनाओ, इंग्लैंड वाला से बोलने लगा कि जल्दी से बनाइए, हमारे जो फौजी के लिए ड्रेस चाहिए, बस ये सब आपको लिख देना है। नेक्स्ट, सड़क परिवहन के किन्हीं 3 गुण के बताएं। सड़क से आप लोग रोज आवाजाही करते हैं, इससे आपको क्या फायदा मिलता है आपको लिख देना है। नेक्स्ट लिखना है कि महत्वपूर्ण पेयजल के नाम बताएं। पेयजल क्या होता है, ठीक है, जो कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। पेयजल में आप लोग चाय पत्ती के बारे में लिख सकते हैं, कॉफ़ी के बारे में लिख सकते हैं, जितना भी चीज़ आपको याद है। इसमें 150 से 200 डिग्री तक वर्षा होनी चाहिए, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, और ये पठारी भाग पर हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से छोटा नागपुर पठार पर भी, बस आपको लिख देना है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। कृषि पर वैश्वीकरण क्या है ना कि ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि ग्लोबल को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। कि देखिए ग्लोबल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि सभी देश आपस में क्या करता है, सामान को खरीद सकता है, बेच सकता है, इसी को, ठीक है। राजनीतिक दल का आपको स्पष्ट करना है, ये आपको लिख देना है, इसके बारे में आपका खत्म, बस 54 को क्वेश्चन है। सारा चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, यही आपको लिखना, इससे बाहर नहीं आएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।